अभी हमने पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा अभी मेल ऑर्गन्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल ऑर्गन्स के बारे में, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फीमेल ऑर्गन। फीमेल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में महिलाओं का कौन सा अंग भाग लेता है और किस तरीके से भाग लेता है। और एक चीज जो सुमित ने बताया, अभी कमेंट किया था कि सर हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, तो हिस्ट्री का कौन सा हिस्ट्री पढ़ाना है वो जरा कमेंट करके बताना। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ाना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन सा इतिहास, पुनर्जागरण वाला या फिर ब्रिटेन फ्रांस किसकी इतिहास पढ़ना है, ठीक है, या इंडिया का इतिहास पढ़ना है तो कौन वाला, प्राचीन मध्य या आधुनिक इतिहास, कमेंट करके बता देना, तो उस हिसाब से पढ़ाएंगे ना। नहीं कौन सा इतिहास पढ़ाएं पता नहीं चल रहा है। और भी जिसको पढ़ना होगा हिस्ट्री तो बताना, मतलब जो भी विषय पढ़ना हो, जो भी विषय, केवल मैथ छोड़ा करके जो भी विषय पढ़ना होगा बता देना कि ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो मैं उसको बता दिया करूँगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम लोग पढ़ेंगे अब इनमें महिलाओं में कौन कौन से अंग भाग लेता है। तो जैसे हमने बताया था कि मेल वाले में कि कौन कौन अंग भाग लेता था, तो हमने बताया था कि उसमें टेस्टिस के बाद वाइस डिफरेंट था, वाइस डिफरेंट के बाद यूरेथ्रा था, तो हमने उसमें पढ़ा था। इसमें कौन कौन लेता है भाई में, तो इसमें भाग लेता है पहली बात तो ओवरी, ओवरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय, हिंदी में कहते हैं अंडाशय, लेकिन हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ओवरी। अंडाशय को इंग्लिश में भी याद करना सीख लो, ओवरी। फिर उसके बाद कौन भाग लेता है, तो फैलोपियन ट्यूब, जैसे हिंदी में फैलोपियन को हिंदी में भी फैलोपियन ही याद रखते हैं, या जिसे कहते हैं अंडवाहिकी नलिका, बहुत कठिन शब्द है, अंडवाहिनी नलिका ऐसा नाम है, तो इंग्लिश में याद रखना फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो अंडवाहिनी अपने आप में कठिन शब्द लगता है। फिर तीसरा कौन सा ऑर्गन भाग लेता है इसमें, तो इसमें तीसरा जो भाग लेता है उसको कहते हैं यूटेरस, यूटेरस जिसे हम लोग कहते हैं यूटेरस को हिंदी में कहते हैं गर्भाशय, हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भाशय। फिर चौथा होता है जिसे हम लोग कहते हैं वजाइना बोलते हैं, तो सब इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में याद करना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना, इंग्लिश में से याद रखना वजाइना। और बस इतनी है। तो हम लोग थोड़ी सी इसका मैप बनाएंगे, मैप में थोड़ा सा मुझे समस्या है इसलिए थोड़ा देखकर बनाएंगे। तो याद रखना कि इसका नाम जो है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, ये इंग्लिश में याद रखना, हिंदी मत रखना। ये देवनागरी लिपि में ही याद रखना इसी अंग्रेजी शब्द को, हिंदी में याद करोगे तो कौन याद करेगा। ओवरी को हिंदी बोलते हैं अंडाशय, और फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका, यूटेरस को कहते हैं गर्भाशय। तो कठिन शब्द है। सुभाष चंद्र बोस का शब्द मुझे वाक्य याद आ गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो साइंस जो विषय पढ़ते हैं उसको रोमन लिपि में ही लिखा जाए। ये तो जिसमें लोग देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं ना, उसको उन्होंने कहा था हमारे देश में रोमन लिपि में पढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो हम आते हैं इसमें जरा सा चित्र बनाने के लिए, थोड़ा सा मुझे इसमें बनाने में समस्या होती है, तो इसको थोड़ा सा इस पर बना लेते देख करके। थोड़ा सा दिक्कत होगा लग रहा है। ये फूल जैसी संरचना होती है ओवरी में, पुष्प की जैसी संरचना होती है, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक मिलता है जिसे कहते हैं अंडाशय, तो याद रखना ये जुड़ा होता है। मुझे मैप बनाने आज तक नहीं आया कभी बढ़िया सा, इसलिए गड़बड़ बन रहा है ना। मैप का मजाक थोड़ा सा कम उड़ाना। और ये जुड़ा होता है इससे, इसमें अंडे का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है, अंडे का। चलो समझ लेते हैं बात को, ऐसे थोड़ा सा चित्र बना नहीं आ रहा है, गड़बड़ बन गया थोड़ा सा, ये ऐसा नहीं होता है। चलो ऐसा ही बना लेते हैं।
बस याद रखना है तुम लोगों को। चलो ठीक है, ऐसे याद रखना। तो चलो देखो, थोड़ा सा मैप गड़बड़ बना है, मैप सही नहीं है, मैं खुद कर रहा हूँ, बहुत गड़बड़ है ना, बहुत गलत है, थोड़ा नहीं बहुत गलत है, लेकिन फिर भी समझने के लिए इस बात को समझते हैं हम लोग। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं ओवरी, इसे क्या कहते हैं ओवरी, जिसमें अंडे का निर्माण होता है। तो जो अभी तक पढ़े हो कि पक्षियों में अंडे का निर्माण होता है, तो महिलाओं में अंडे का निर्माण होता है, ये याद रखना ना। महिलाओं में किसका निर्माण होता है, ओवरी का, ओवरी में अंडे का, इसी में अंडे बनते हैं, इसी में अंडे बनते हैं, अंडे बनते हैं। इस नलिका को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन, फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब को देवनागरी लिपि में लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जब भी जाओगे आगे तो इंग्लिश में लिखना है ना, अपना देवनागरी में लिखना, लेकिन बस शब्द अंग्रेजी है, फैलोपियन ट्यूब। और इस वाले भाग को, जो ये वाला भाग होता है, इसे हम लोग कहते हैं यूटेरस। इसे क्या कहते हैं, यूटेरस। हिंदी में कहते हैं इसे गर्भाशय ना। देखो अब क्या होता है, मामला क्या होता है, ये जो यहाँ का ये अंग है, ये वाला जो है, ये जो यूटेरस फैलोपियन ट्यूब का जो आखिरी वाला भाग है, ये हमेशा इस तरीके से करता रहता है, हमेशा क्या करता रहता है, इस तरीके से एक महिला के इंटरनली ऑर्गन्स में इस प्रकार से ये हमेशा करता रहता है। होता क्या है कि जब इसमें अंडे का निर्माण होता है, तो जैसे इसमें से अंडे का निर्माण होकर के इसमें से बाहर निकलता है, ये इस तरीके से करते करते क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। कैच करने के बाद क्या करता है, उसको इस नलिका में आगे लेकर के आता है, ठीक है। तो ओवम, और याद रखना कि ये जो ओवम का निर्माण होना शुरू होता है एक महिला में, वो शुरू होता है कब, 10 से लेकर के 12 वर्ष की एज में, 10 से 12 वर्ष की उम्र में निर्माण होना शुरू होता है, किसका, ओवम का। तो जब पहली बार महिलाओं में ओवम का निर्माण होता है, तो ओवम का निर्माण पहली बार लड़कियों में शुरू होता है। अभी अच्छा एक चीज और याद रखना कि मैंने 10 से 12 लिखा है, तो क्या ये दुनिया में सब जगह होगा, तो नहीं, ये डिपेंड करता है कि कितने उम्र में बनकर निर्माण होगा, वो खान पीन और जलवायु पर भी निर्भर करता है। जैसे हमारे भारत में तो 10 से 12 माना गया है, रसिया में जाओगे तो वहां पर ये 15 से 16 हो जाएगा, क्योंकि ठंडा प्रदेश है। और यूरोप में अधिकतर ये 15 से 16 होता ही होता है, ठंडे प्रदेशों में। और बाकी हमारे और एक चीज, फैटी, अगर फैटी चीज अगर अधिक खाओगे, फैटी चीज का मतलब इसमें आयरन की मात्रा अधिक होगी, या फिर फास्ट फूड अगर अधिक खाओगे, तो भी इनके निर्माण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ओवरी से ओवम का निर्माण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये ओवरी का जो निर्माण होता है, ये 4 फेज में होता है। अब ये इंटर का पार्ट हो जाता है, जो इंटर वायु से पढ़ते हैं उनके लिए, और सामान्य वायु में तो वो नहीं आता है, 4 फेज में होता है ना। तो उसको अगर पढ़ना होगा तो कमेंट कर देना कि ओवम का निर्माण कैसे होता है, लेकिन हम लोग बस यहाँ पर ऐसे बस बात को समझते हैं सामान्य भाषा में। तो जब ओवम का निर्माण होता है 10 से 12 वर्ष की उम्र में, तो इसके बाद इसमें से निकलने के बाद, ओवरी से निकलने के बाद वो चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में निकलने के बाद, यहाँ पर आने के बाद वो क्या करता है, वेट करता है, किसका वेट करता है, स्पर्म का। अगर स्पर्म से इसकी मुलाकात नहीं होती है, तो ये विद ब्लडिंग यानी ब्लड के साथ क्या करता है, शरीर से बाहर निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल सर्किल बोलते हैं, या शार्ट में कहते हैं यमसी चक्र, या हिंदी में बोलते हैं इसको रजोधर्म बोलते हैं, या इसी का नाम होता है सहवास कहते हैं, या उसी को कहते हैं मासिक, मासिक चलता है, मासिक कहते हैं, मासिक बोलते हैं। तो कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, साथ में बोलते हैं यमसी चक्र जाना जाता है। तो आगे समझते हैं बातों को। पहली बार जब महिलाओं में इसका निर्माण होता है, पहली बार जब यमसी चक्र आता है, तो उस घटना का नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा या बायोलॉजिस्ट के द्वारा मेनार्की। क्या नाम दिया गया है, मेनार्की दिया है। तो मेनार्की से शुरुआत होता है, और जब महिला 45 से 50 वर्ष की उम्र जो हो जाती है, तो इसका निर्माण होना बंद हो जाता है, जिसे कहते हैं मेनापोज। क्या बोलते हैं इसे, मेनापोज, इसे कहते हैं मेनापोज। यानी कि पहली बार जब यमसी चक्र आता है तो उसे कहते हैं मेनार्की, और जब आखिरी बार आता है तो उसे कहते हैं मेनापोज। इसका मतलब है कि एक महिला मां तभी बन सकती है मेनार्की और मेनापोज के बीच के दौरान ही।
अब ये मान लेते हैं कि जैसे कि एक महिला है, उसके अंदर 12-13 वर्ष से शुरुआत होती है, मेनार्की की शुरुआत होती है, और मेनापोज 50 वर्ष तक हुआ, तो इसका मतलब 38 वर्ष तक उसको माँ बन सकती है। एक बात याद रखना कि एक महिला सिर्फ इन्हीं मेनार्की और मेनापोज के दौरान ही माँ बन सकती है, लेकिन एक पिता, एक पुरुष ताउम्र पिता बनने की क्षमता रखता है। मतलब पुरुष जब तक जीवित है तब तक उसके अंदर स्पर्म का निर्माण होगा और तब तक वो एक पिता बनने की काबिलियत रखता है। लेकिन एक महिला जब तक ओवम का निर्माण होगा तभी तक क्या बन सकती है, वो माँ बन सकती है। ठीक है, ये बातें याद रखना। तो एक महीने में इधर से आता है, एक महीने में इधर से ओवम का निर्माण होता है। जब इधर से ओवम का निर्माण समाप्त होता है तो फिर इधर से शुरू होता है। अब ऐसा मत समझना कि जब इधर से क्या बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब इधर से बनना शुरू होता है, तो नहीं। जब इधर बनकर तैयार हो जाता है ओवम, जब इसमें आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो इसमें बनना शुरू हो जाता है। यानी कि 26 से 28 वर्ष के 26 से 28 दिन में एक बार आया, मतलब कि एमसी चक्र एक बार आएगा तो 26 से 28 दिन के अंतराल पर दोबारा आते हैं। इसीलिए तो नाम है इसका सर्किल, मेंस्ट्रुअल सर्किल, मतलब मासिक चक्र बोलते हैं, हिंदी में मासिक चक्र बोलते हैं। क्योंकि एक बार इधर से आएगा तो एक बार इधर से आएगा। नहीं फिर कहोगे सर ये दो क्यों दिया गया है? जैसे याद करो, मैंने पुरुष में बताया था कि पुरुष में 2 टेस्टिज होते हैं, इसी प्रकार से महिलाओं में 2 ओवरी हैं। 2 ओवरी, जैसे पुरुष में दोनों से काम होता है, उसी प्रकार से महिलाओं में भी दोनों से, एक बार इधर से सर्किल चलता है और एक बार इधर से सर्किल चलता है। तो अब याद रखना कि महिलाओं में जब ये पहली बार शुरू होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी का शुरू हुआ है। जब महिलाओं में जब किसी लड़की में शुरू होती है तो उसी को क्या कहते हैं, उस एज को प्यूबर्टी। हिंदी में प्यूबर्टी को कहते हैं यौवन अवस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी को यौवन अवस्था बोलते हैं। और यौवन अवस्था में क्या शुरू होगा, तो शरीर में जब ये इसका शुरू होता है, इसका उत्सर्जन होना शुरू होता है, तो महिलाओं में बहुत तरह तरह के क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। कौन सा परिवर्तन? जैसे उनमें स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है, शरीर में उभार आने लगते हैं, चेहरे पे एसिनी यानी पिंपल्स ये सब आना शुरू होते हैं, और पसीने जो ग्लैंड होते हैं, जो स्वीट ग्लैंड होते हैं, मतलब पसीने की ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड का भी विकास होता है। तो महिलाओं में बहुत बड़े परिवर्तन है, चिड़चिड़ापन भी आना शुरू हो जाता है, शर्माना भी उसी वक्त शुरू होता है। जब लड़कियां जब शर्माने की जो प्रथा शुरू हुई है इसी से शुरू होता है। जब शुरू होता है मतलब उससे पहले शर्माती नहीं है, लेकिन जब अब पता चल जाता है ना, प्यूबर्टी स्टार्ट होने का मतलब कि उनको अपने आप पे ये पता चल जाता है कि हम महिला है। और लड़कों में जब मैंने कहा था कि जैसे कि शुरू होता है स्पर्म का निर्माण, तो पुरुषों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने बताया था कि उनकी मसल्स मजबूत होने लगेंगी और पुरुषों में चिड़चिड़ाहट आने लगता है, बहुत तरह तरह के परिवर्तन। उस वक्त पसीने बहुत बदबूदार हो जाते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उस वक्त पसीने बहुत बदबूदार आने लगते हैं। और पसीने कब तक बदबूदार रहेंगे, जब तक एडोलसेंस का एज रहेगा, मतलब कि 17 से 18 वर्ष के एज तक। तो इतनी बातें याद रखना। फिर अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी बोलते हैं, ओवरी। ओवरी का मतलब, तो यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ, इसको ओवरी नहीं, इसको बोलते हैं वजाइना। वजाइना अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, जो उसमें मिलता है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू मैंने कहा था कि जो ब्रिसल वो शिश्न होता है, पेनिस होता है, पेनिस से मैंने कहा था कि स्पर्म क्या होता है, स्पर्म जो टेस्टिस से उत्पन्न होकर के पेनिस के थ्रू आता है। तो ये जो पेनिस होता है इस रास्ते से महिला के अंदर इंटर करता है। इंटर करने के बाद इन सब जगहों पे क्या करता है, वो स्पर्म को छोड़ता है। स्पर्म छोड़ने के बाद स्पर्म यहाँ से कितने उत्पन्न होते हैं, लाखों की संख्या में स्पर्म उत्पन्न होते हैं, लाखों। यानी मैंने बताया था ना कि करीब 20 से 25 लाख स्पर्म बनते हैं। तो एक पुरुष के द्वारा कितने स्पर्म उत्पन्न किए जाते हैं, 20 लाख के आसपास। अब समझ लेना, ऐसे ही बस बना रहा हूँ ऐसे। ये एक महिला के अंदर आने के बाद ये सभी दिशाओं में क्या होते हैं, एक महिला के यूटेरस में आने के बाद सभी जगहों पे फैल जाते हैं, सभी जगह पे क्या होते हैं, फैल जाते हैं। इन 20 लाख 25 लाख में से जो स्पर्म सबसे मजबूत होगा, जो स्पर्म सबसे मजबूत होगा, वो जाकर के क्या करेगा, इन ओवम में से किसी एक ओवम के केंद्रक से क्या करेगा। अब ये मान लो कि, अभी आप समझ लो, ये जैसे मान लो कि एक ओवम है, ये क्या है, एक ओवम है, और इसके पास लाखों की संख्या में कौन गए, स्पर्म गए। ये स्पर्म जो जाने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों केंद्रक मिलके क्या हो जाएंगे, एक बन जाएंगे, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे। तो
इसे हम लोग कहते हैं निषेचन। यानी कि जब स्पर्म और ओवम के जब केंद्रक एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को यानी इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन क्रिया। तो याद रखना कि निषेचन किसे कहते हैं भाई, तो यानी जो मेल स्पर्म होता है और फीमेल ओवम जो होता है, दोनों के न्यूक्लियन यानी कि दोनों के नाभिक जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो देखो हमने कहा निषेचन, अभी हमने कहा निषेचन। अब ये याद रखना, कक्षा 10 की परीक्षा में यही पूछा जाता है कि निषेचन किसे कहते हैं, और मान के चलना कि निषेचन पूछेगा। एक क्वेश्चन वो याद रखना जो मैंने कहा कि वृषण कोश यानी कि जो टेस्टिज है वो क्यों शरीर से बाहर होता है, तो शरीर का ताप नियंत्रित रखने के लिए। पहला बात तो याद रखना कि किस लिए बाहर होता है भाई, शरीर का टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, नियमित रखने के लिए। और दूसरा याद रखना निषेचन, कक्षा 10 का बहुत इंपॉर्टेंट यही आएगा बस। निषेचन इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये भी इंग्लिश में याद रखा करो, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी स्पर्म और ओवम का मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। यानी स्पर्म और कितने स्पर्म एक पुरुष से आए थे भाई, लाखों की संख्या में, और ओवम कितने आए थे पुरुष से, ओवम महिला से कितने आए थे, एक ओवम थी। ठीक है, एक ओवम का निर्माण हुआ था महिला में और पुरुष की संख्या में लाखों। तो जो तुम कहते हो ना कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना, तो तुम पिता के जो यूरेथ्रा था या जिसको पेनिस कहते हैं, पेनिस से लाखों की संख्या में निकले थे, उनमें से तुम लड़ करके अकेले बचे हुए हो। इसका मतलब जब तुम पैदा हुए उससे पहले ही तुम लाखों लोगों से लड़ करके जीते हो। तो आने के बाद अपने आप को कमजोर ना समझा करो, धरती पर आने के बाद तो लाखों से लड़कर हुए हो। तो जब स्पर्म और ओवम के जब केंद्रक मिल जाते हैं तो निषेचन क्रिया होती है, जो बनता है इसे हम लोग कहते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं इसे हम, भ्रूण कहते हैं, या इसे इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। तो इंग्लिश में याद रखना चाहे हिंदी में याद रखो, इसे कहते हैं जायगोट। यानी स्पर्म और ओवम के केंद्रक मिलने के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं इसे भ्रूण कहते हैं। अब भ्रूण के अंदर थोड़ा सा मैंने इसको मिटा दिया, फिर से मैं बना रहा हूँ, जल्दी से बनाऊंगा बस इसको समझने के लिए, तो बस समझने के लिए ना, इसके पहले भी बड़ा गलत ही बना था, तो बस समझने के लिए। तो यहाँ पे मान लो कि फैलोपियन ट्यूब में, अब एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि निषेचन क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया महिला के किस अंग में होता है, तो महिला के किस अंग में होता है भाई, फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस नलिका में होती है, इस फैलोपियन ट्यूब में। ये इसी में क्या होता है, स्पर्म इधर से आने के बाद, स्पर्म इधर से आता है यानी वजाइना के थ्रू आता है एक महिला के शरीर में, और आने के बाद पूरे शरीर में फैलता है महिला के शरीर के अंदर। फिर उसके बाद कहाँ पहुंचता है, ये इस ओवम के पास। ओवम के पास पहुंचने के बाद इसके केंद्रक से मिल जाता है। मिलने के बाद मैंने बताया कि जो बनेगा उसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे जाइगोट कहते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना, जब निषेचन क्रिया हो जाती है, निषेचन क्रिया होने के बाद ये यहां से क्या होता है, धीरे धीरे आता है। निषेचन क्रिया होने के बाद, निषेचन क्रिया होने के बाद पहले 1 से 2 होगा ना। अब ये याद रखना कि जो जाइगोट बना है, जो भ्रूण बना है, इस जाइगोट में एक केंद्रक से कितने केंद्रक हो जाएंगे, 2 केंद्रक। तो याद रखना कि निषेचन क्रिया के बाद भ्रूण जो होता है बाहर से तो एक ही रहेगा, अंदर इसके नाभिक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक नाभिक से 2 नाभिक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 नाभिक हो जाएंगे। और जब 2 नाभिक होंगे तो फिर उसका आकार बाहर से क्या होगा, और बड़ा होगा। फिर 2 से कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, केंद्रक कितने हो जाएंगे, 4। इसका आकार और बड़ा होगा। फिर 4 से कितने हो जाएंगे, तो 8। कितने हो जाएंगे, कितने नाभिक हो जाएंगे भाई, 8 हो जाएंगे। तो 8 हो जाएंगे, तो मतलब 8 नाभिक, बाहर से और बड़ा हो रहा है। फिर 8 से 16, 16 से 32, यानी कि एक जो जाइगोट था, जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है केंद्रक का। इससे विभाजन होता है जब 32 की अवस्था में पहुंचता है। 32 की अवस्था में पहुंचता है तो ये इस फैलोपियन ट्यूब से वो जो विकास जब होता है, तो याद रखना कि पहले क्या बना था, जाइगोट। जाइगोट के बाद जब विभाजन शुरू होगा तो इसे हम लोग कहते हैं
मैंने कहा जायगोट बनता है, जायगोट में विकास होता है, तो हम लोग कहते हैं विकास होगा, तो जो लास्ट चरण होता है 9 महीने तक बच्चा, जब वो 9 महीने को होता है जायगोट से, तो उसी को हम लोग कहते हैं फेटस बोलते हैं, फेटस। यानी कि फेटस को कहते हैं शिशु, शायद फेटस को क्या बोलते हैं, बच्चा शायद शिशु बोलते हैं, कुछ बोलते हैं फेटस, इंग्लिश बोलते हैं उसे फेटस कहते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि जब जायगोट जैसे जैसे विकसित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेटस बोलते हैं। जब एकदम पूर्ण विकसित अवस्था हो जाती है 6 महीने 7 महीने के बाद एकदम विकसित अवस्था, जब हाथ पांव अच्छे से समझ में आने लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं फेटस। क्या बोलते हैं, फेटस कहते हैं। अच्छा एक बात ये नहीं सुना रही है तुम लोगों को कि ये आखिर इतने जो होते हैं 25 लाख थे तो और हुए क्या। तो मैंने कहा ना कि ये इधर चले जाते हैं, तो याद रखो मैंने बताया था कि ये जो शायद नहीं बताया था, स्पर्म जो होते हैं वो कितने समय तक जीवित रहते हैं, 20 से 25 मिनट तक। मैंने बताया था ना 20 से 25 मिनट तक। अगर निषेचन कर लिया है, इसी दौरान अगर वो ओवम से मिल गया, इसी दौरान अगर ओवम से मिल गया, तब तो वो अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएगा इस प्रक्रिया के रूप में कि जायगोट बनाएगा, जायगोट से फिर फेटस तक जाएगा। अगर नहीं मिल पाया तो इस शरीर के अंदर वो क्या होगा, मर जाएगा। और एक ओवम जब एक स्पर्म से निषेचन कर ले तो फिर दूसरे ओवम या स्पर्म से वो निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। समझ में मेरी बात। एक बात, अगर एक ओवम ने एक स्पर्म से अगर उसने क्या कर लिया, फर्टिलाइज हो गया, तो फिर वो किसी दूसरे ओवम या स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना कि जो मैंने कहा कि जब ये दोनों जायगोट बन जाते हैं, जायगोट बनने के बाद उनके अंदर क्या होने लगता है, विभाजन होने लगता है। अच्छा एक चीज मैंने छोड़ दिया, भूल गया, लेकिन फिर बता दे रहा हूं। जो स्पर्म और ओवम होते हैं ना, दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है भाई, तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि जब स्पर्म और ओवम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि जब भ्रूण बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो स्पर्म में कुल 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। और जो ओवम होता है, ये स्पर्म में 23 और ओवम में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 उसमें भी होते हैं, 23 ओवम में। तो हमारे शरीर के जब विकास होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जब शरीर के सभी अंग विकसित होते हैं, उनमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री का मतलब हमारी एक कोशिका से जब नई कोशिका बनेगी, खाएंगे पिएंगे, शरीर मसल बनेगी, तो 46 से 46 गुणसूत्र बनते हैं, एक कोशिका दूसरी कोशिका बनेगी। लेकिन स्पर्म और ओवम में क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र ही स्पर्म होते हैं और 23 गुणसूत्र ही ओवम होते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, नेचर ने ऐसा क्यों बनाया होगा। तो सोचो जरा कि अगर मान लो कि 23 गुणसूत्र 46 गुणसूत्र पिता से आता, 46 गुणसूत्र माता से आता, तो कितने मिलके हो जाते, तो टोटल 92। अब वो मानव नहीं महामानव बन जाएगा। तो नेचर ने इसलिए क्या कर दिया कि जब स्पर्म और ओवम होते हैं, दोनों में क्या करते हैं, गुणसूत्रों को 46 की बजाय कितने करके भेजते हैं, आधा करके भेजते हैं, 23 भेजते हैं। इसी को कहते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। तो स्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, क्रोमोसोम, तो 23। और ओवम में कितने होते हैं, स्पर्म की संरचना समझना कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। ओवम से बहुत छोटा होता है ये। और ओवम के बारे में एक चीज और याद रखना कि अगर पूछी जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है होती है, तो याद रखना कि ओवम यानी अंडाणु होता है। और सबसे लंबी पूछी जाए कि कौन सी कोशिका होती है, तब याद रखना कि तंत्रिका तंत्र होती है ना, वो याद रखना। अब एक कंसेप्ट और याद रखना, एक शब्द सुना, दो शब्द सुने होंगे। एक सुना होगा जुड़वा, और जुड़वा यानी ट्विंस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्विंस बोलते हैं। और एक होता है सीमेज, सीमेज जुड़वा और सहोदर क्या होते हैं भाई, सहोदर। एक होता है जुड़वा और एक शब्द होता है सहोदर। ठीक है, सहोदर को बोलते हैं, सहोदर को बोलते हैं भाई, थोड़ा सा तो देखो, थोड़ा सा गलती कर देंगे। ट्विंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो ट्विंस यानी जो जुड़वा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तुम्हें वो भी बता देता हूँ, ट्विंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं ट्विंस। एक तो देखा होगा कि जो सब कुछ रंग रूप लंबाई आवाज सब कुछ एक जैसा होता है,
और एक वो जुड़वा होते हैं जो पैदा तो हुए थे लेकिन वो अलग अलग तरीके के, लड़का लड़की भी हो सकता है, रंग रूप से अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों मतलब अलग अलग हो सकते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। अब दोनों को मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। एक को कहते हैं मोनो जाइगोटल ट्विंस, मोनोजाइगोटल ट्विंस, और एक को हम लोग बोलते हैं डाइजाइगोटल ट्विंस। अब नहीं समझ में आ रहा होगा कि डाइजाइगोटल ट्विंस क्या होते हैं, तो दोनों बातों को समझते हैं हम लोग कि डाइजाइगोटल ट्विंस किसे कहते हैं और मोनोजाइगोटल ट्विंस कहते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देंगे अभी तो फिर समझा रहे हैं ना। देखो, मोनोजाइगोटल का मतलब हमने कल बताया था, कल जब हमने पढ़ाया था फूड तो उसमें बताया था कि मोनो का मतलब बायोलॉजिक भाषा में कितना होता है, एक, और डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो मोनो का मतलब याद रखना, अब मोनो का मतलब होता है एक। जब किसी महिला के अंदर मान लो कि यहाँ ओवम में कितने अंडे का निर्माण हुए, एक अंडे का निर्माण हुआ, और वो महिला के अंदर एक ओवम का निर्माण हुआ और स्पर्म आए लाखों की संख्या में, एक ओवम निषेचित हो गया। कितने हो गए, एक ओवम निषेचित हो गया, और एक ओवम निषेचित होगा, उसके बाद उसमें क्या शुरू होगा, विभाजन। और मैंने कहा था कि 23 गुणसूत्र माता से आए हैं, 23 किससे आए हैं, पिता से। तो एक मतलब कि एक केंद्रक एक ही है, एक केंद्रक से विभाजन होकर कितने केंद्रक बनते हैं, दो। जब दो केंद्रक बने, इधर समझो, मान लो कि ये निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, या हिंदी में लिखते हैं भ्रूण, क्या कहते हैं, भ्रूण। भ्रूण का निर्माण हुआ, भ्रूण का निर्माण होने के बाद एक भ्रूण के अंदर केंद्रक कितने बने, दो केंद्रक बने। कितने बने, दो केंद्रक बने। अगर मान लो गलती से, ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभी गलती से एक की जगह दो पर दोनों ये केंद्रक क्या हो गए, अलग हो गए, कोशिका से टूट के क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो दो नई कोशिका बन जाएंगे। तो अब ये कितने बच्चा पैदा होंगे, दो। अगर मान लो कि दो की अवस्था में टूट करके अलग नहीं हुए हैं, अब मान लो कि ये प्रक्रिया आगे चलती है, तो मैंने कहा कि दो के बाद कितनी कोशिका बनेंगी भाई, केंद्रक, तो चार केंद्रक बनेंगे। अब अगर मान लो कि चार को चारों टूट के अलग हो गए, चार के चारों टूट के अलग हो गए, तो उस महिला से चार बच्चे पैदा होंगे। अगर मान लो चार की अवस्था में नहीं टूट के अलग हुआ, मैंने कहा था ना कि 128 के बाद ट्रांसप्लांटेशन होता है इधर। अब मान लो कि 8 के अवस्था, एक उसी में जो जाइगोट है इसमें मान लो कि 8 हुए थे, 8 की अवस्था में अगर वो टूट के अलग हो गए तो कितने बच्चे पैदा होंगे, 8। और ये जो 8 पैदा होंगे ना, सेम टू सेम होंगे, सब कुछ एक जैसा होगा, क्योंकि उनके अंदर एक ही गुणसूत्र है, एक ही से आगे वो विभाजन हो रहे हैं। वो दिखने में, रंग रूप, उनकी आवाज, लंबाई, ये सब एक समान होगी। हाँ, मोटाई अलग हो सकती है क्योंकि वो तो खान पीन पर डिपेंड करता है, भोजन पर डिपेंड करता है, कैसा भोजन करता है। लेकिन रंग रूप, लड़का लड़की में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दोनों के दोनों क्या होंगे, लड़के ही होंगे, या दोनों लड़की हैं तो दोनों ही लड़की, मतलब लिंग में कोई भी भेदन नहीं होगा। एक जाइगोट से जब विभाजन होकर के 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे बन जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोजाइगोटल ट्विंस। एक ही जाइगोट से जब बच्चे पैदा हुए तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटल ट्विंस कहते हैं। याद रहेगा। अब एक चीज और याद रखना, कभी कभी तुमने देखा होगा कि बच्चों के कभी कभी कोई अंग, सर या हाथ पांव, कुछ भी कोई हिस्सा जो होता है वो सटा रह जाता है। तो यही होता है, मान लो कि एक भ्रूण से जब दो भ्रूण, जब उसके अंदर कोशिका विभाजन हो रहा था तो दोनों के दोनों कोशिका क्या हो गए, अलग हो गए, लेकिन उनका कोई न कोई अंग क्या रह गया, एक दूसरे से सटा रह गया। अब उस जहां पर जो सटा रह गया उससे कौन सा अंग का निर्माण होने वाला था, जिस अंग का निर्माण होने वाला था वो बच्चा पैदा होगा, वो अंग उनके क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो जुड़े पैदा होते हैं जुड़े एक दूसरे से, उसे हम लोग कहते हैं सीमेज। क्या बोलते हैं उसे हम, सीमेज। ठीक है, बहुत बार पेपर में पढ़ा होगा कि सीमेज क्या होते हैं। तो सीमेज का मतलब वही कि जब एक जाइगोट से जब उसके अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस का जब डिवीजन शुरू हुआ तो दोनों न्यूक्लियस पूर्ण रूप से अलग ना होकर एक दूसरे से क्या रह गए, कहीं ना कहीं जुड़े रह गए, उसे हम लोग कहते हैं सीमेज। अब क्या होता है डाइजाइगोटल ट्विंस किसे कहते हैं भाई, तो देखो डाइजाइगोटल ट्विंस हम उसे कहते हैं कि किसी महिला के अंदर ओवम का निर्माण तो ऐसे एक बार में एक ही होता है, लेकिन कभी कभी किसी महिला के अंदर कितने ओवम का निर्माण हो गए, 2। जब 2 ओवम का निर्माण हो जाता है तो उस महिला के अंदर कितने ओवम आ जाएंगे, 2। अब इस प्रकार से ये दोनों ओवम क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, दोनों ओवम क्या होंगे, आएंगे आगे, और इंतजार करेंगे किसका, स्पर्म का।
तो 2 है, और स्पर्म तो ऐसे समय में अगर किसी उनकी मुलाकात हो जाती है स्पर्म से, तो पुरुष के अंदर से कितने आते हैं स्पर्म? लाखों की संख्या में आते हैं। अब कितने अंडे हैं? 2, तो दोनों निषेचित हो जाएंगे। अब ये दोनों के अंदर क्या है? अलग अलग, इसके अंदर अलग 23 गुणसूत्र है, इसके अंदर अलग 23 गुणसूत्र है, स्पर्म भी अलग अलग गुणसूत्र लेके आए हैं। तो क्या होगा? दोनों या तो लड़की हो सकते हैं या फिर लड़का। तो देखो मैंने जो बताया, अब 2 ओवम थे और स्पर्म लाखों में आए थे, ये दोनों अलग अलग जो ओवम थे ये निषेचित हुए, फर्टिलाइज हुए, तो क्या एक जैसे होंगे? नहीं, ये लड़के लड़की भी हो सकते हैं, लड़की लड़का भी हो सकता है, मतलब अलग अलग उनके रूप रंग अलग हो सकते हैं, बोली भाषा सब कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ओवम से निर्माण हुए ये। तो इस प्रकार के जो ट्विंस होते हैं इसे हम कहते हैं डायजाइगोटल ट्विंस कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे भाई? डाय का मतलब द्विभ्रूणीय जुड़वा कहेंगे, द्विभ्रूणीय जुड़वा। तो हिंदी कठिन है, इंग्लिश में सही है डायजाइगोटल, इंग्लिश में सही है मोनोजाइगोटल ट्विन। इंग्लिश में याद रखा करो, हिंदी में तो याद रखो। और बाकी इसमें कुछ बातें हैं, तो अभी हम सोचेंगे कि क्या इसमें छूट गया, तो उसके बाद इस पर एक वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि तुम आप लोगों के ऊपर कि कितना इसको शेयर करवा सकते हैं या कितना इसको चलवा सकते हैं। व्यू जितना जल्दी आएगा वीडियो इसमें पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो अभी बहुत कुछ बातें इसमें छूटी हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं उसको और बस करते हैं।